मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। पाकिस्तान अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। 3-4 दिनों से फर्जी माहौल बनाकर खुद को विजेता बताने की नाकाम कोशिश करने वाले पाकिस्तान के झूठ का नकाब उतर गया है। पाकिस्तान के अंदर से तो आवाज पहले से आ रही थी। अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह मान लिया है कि भारत ने 9 और 10 मई की रात उसके एयरबेस पर हमले किए, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। जनहित में हम 10 मई की रात से ही लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत के हमले से पाकिस्तान बुरी तरह से हिल गया था। भारत के हमलों में तबाह हुए पाकिस्तान के एयरबेस की एक एक तस्वीर देश देख चुका है, लेकिन झूठा पाकिस्तान फर्जी मनोहर कहानियां बना बनाकर अपने मुल्क के लोगों को और दुनिया को गुमराह करता फिर रहा था। कल रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सैनिकों के कार्यक्रम में कबूल किया है कि कैसे उन्हें उनके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हमलों की जानकारी दी। बाकायदा शहबाज ने वक्त भी बताया, फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा भी दिया। अब तक भारत की ओर से पाकिस्तान पर हुए हमलों का वक्त सामने नहीं आया था, लेकिन पहली बार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया कि उनके समय के हिसाब से रात 2:30 बजे नूर खान एयरबेस पर भारत के मिसाइलों ने हमला किया। उस वक्त सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उन्हें फोन कर इस बाबत जानकारी दी थी। दर्शकों को बताते चले कि पाकिस्तान की घड़ी में रात के 2:30 बजने का मतलब है कि आपकी घड़ी में उस वक्त रात के 3 बज रहे होंगे। महज 23 मिनट में उस रात भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा। आज जनहित में भारत की मार का पाकिस्तानी कबूलनामा देश देखने जा रहा है। पूरी दुनिया सुनने वाली है। पाकिस्तान का एक एक झूठ खुद पाकिस्तानी एक्सपोज करने जा रहे हैं। सबसे पहले शहबाज के मुंह से ब्रह्मोस वार का पूरा कबूलनामा सुनिए, उसके बाद किस तरह से प्रधानमंत्री की धज्जियां पाकिस्तानी उड़ा रहे हैं वो खबर भी बताएंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो शहबाज शरीफ का कबूलनामा आपने सुन लिया। वैसे है तो पाकिस्तान ही जिसे पूरा सच बोलने की आदत है नहीं, लिहाजा इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फैक्ट में हेराफेरी करने में भी कोई कंजूसी नहीं की। अपनी सुविधा के हिसाब से शब्दों का चयन किया, अपनी सहूलियत के हिसाब से मुल्क के लोगों को बरगलाने वाला बयान दिया, लेकिन ये भूल बैठे कि उनके झूठ को बेनकाब करने के लिए उनके मुल्क में ही लोग बैठे हुए हैं जो उनके एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर हुए भारत के हमले की बात तो कबूली, लेकिन लगे हाथों बोलते बोलते एक सफेद झूठ भी बोल गए। वैसे पाकिस्तानी हुक्मरानों की रगों में झूठ बोलने वाला खून ही बहता है। शहबाज झूठ के सरताज हैं। शहबाज ने अपने फौजियों को दिलासा देने के लिए ऐसा झूठ गढ़ा जिस पर खुद पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा। शहबाज का कहना है कि जब वो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे उस वक्त उन्हें सेना प्रमुख ने सीज फायर के हिंदुस्तानी ऑफर की जानकारी दी। हमले के कबूलनामे के बाद शहबाज का ये झूठनामा भी आपको जरूर सुनना चाहिए। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा
सेफासलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है। आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। पता नहीं कौन सी दवाइयां खाकर इस तरह का झूठनामा अपने मुल्क के सामने पेश कर रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इस बयान को सुनकर कोई भी शख्स इससे झूठ और सफेद झूठ ही बोलेगा, लेकिन इसमें खबर यह नहीं है कि शहबाज ने झूठ बोला है। खबर यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान पर बम बरस रहे थे, जिस वक्त पाकिस्तान के एयरबेस पर हिंदुस्तानी ब्रह्मोस से बर्बादी मची हुई थी, जरा सोचिए, उस वक्त पाकिस्तान का प्रधानमंत्री स्विमिंग पूल में नहा रहा था। यह कोई कही सुनी बात नहीं है, यह बात खुद शहबाज शरीफ बता रहे हैं। अब ये जो बातें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार, रक्षा एक्सपर्ट उन पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार वकार मलिक का बयान आपको जरूर सुनना चाहिए, जिसमें वो शहबाज शरीफ को सवालों में खड़े कर रहे हैं और इसे पीआर एक्सरसाइज करार दे रहे हैं। स्विमिंग फरमा रहे थे, पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। अब आपने समझना है ये पीआर कैंपेन क्यों चला रहा है शहबाज शरीफ। ये बात तो हम सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर का अर्दली है, तो क्या जनरल आसिम मुनीर ने अगर वाकई हमला करना होता, उसे हीरो बनने का इतना बड़ा मौका मिल रहा होता, तो वो शहबाज शरीफ से इजाजत लेने के लिए फोन करेगा, बताने के लिए फोन कर सकता है। ये मैं मानता हूं कि इतना प्रोटोकॉल शायद होगा कि हम बता दें कि जी हम करने लगे हमला, लेकिन शहबाज शरीफ जो दावा कर रहा है कि मुझे उन्होंने कहा जी आप इजाजत दें अब हम कर लें, ये मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये पीआर कैंपेन क्यों है, आप समझें इस चीज को। एक तरफ जंग की हकीकत यह है कि हमने भारत का कोई नुकसान नहीं किया, मैं हकीकी एयर बेसिस के नुकसान की बात कर रहा हूँ, बाकी उनके इंस्टॉलेशंस की बात कर रहा हूँ, कोई नुकसान हमने नहीं पहुंचाया उनको, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आप स्टोरी देख लें, आप आलमी एक्सपर्ट्स हैं उनकी आप देख लें, यार इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे चल रहे हैं, प्रोपेगेंडे चल रहे हैं कि हमने यूं हमला किया भारत पे, दिखा रहे हैं, कुछ जहाज उड़ते दिखा रहे हैं, कुछ आर्टिलरी की गने हैं, जनरल आसिम मुनीर को वॉक करता और दौड़ता दिखा रहे हैं। ये पीआर कैंपेन को समझो मेरे पाकिस्तानियों। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। अब तक ये बात हम कहते चले आ रहे थे, हिंदुस्तान की ओर से बताई जा रही थी, लेकिन अब ये बात खुद पाकिस्तान के पत्रकार और वहां की सियासत को समझने वाले लोग बोल रहे हैं। पत्रकार वकार मलिक ये कह रहे हैं कि शहबाज और मुनीर की चालाकी अब पकड़ में आ चुकी है। वकार के बयान का अब अगला हिस्सा आपको गौर से सुनना है। अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चालाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है, और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आई, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए, क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें। हमने उसकी कोई परवाह नहीं की, हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हाँ कर दें, हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस। पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के बाद अब आपको उसके कबूलनामे का पूरा चिट्ठा हम दर्शकों के सामने रखते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल लिया कि भारत ने उसके एयरबेस को निशाना बनाया और उस पर जबरदस्त हमले किए। शहबाज ने जिस नूर खान एयरबेस पर हमले की बात कबूली है, वहां 9-10 मई की रात जब हमला हुआ, उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक के बाद एक 2 मिसाइल से पाकिस्तान के इस सबसे हाई प्रोफाइल एयरबेस को हमने बर्बाद कर दिया। आसमान तक उठता हुआ आग का गोला उस रात दिखा था। जनहित के दर्शकों को हम नूर खान एयरबेस पर हुए भारतीय ब्रह्मोस के करारा प्रहार की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
जिस वक्त नूर खान एयरबेस पर भारत ने हमला किया था, उस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर रावलपिंडी में ही मौजूद थे और धमाकों की आवाज सुनते ही जान बचाने के लिए मुनीर बंकर में घुस गए थे। बताया जाता है कि 2 घंटे तक मुनीर बंकर में रहे और वहीं से स्विमिंग पूल में नहा रहे शहबाज को फोन करके इस बात की जानकारी दी। भारत के इस वार के बाद नूर खान एयरबेस अब कैसा दिखता है, उसे दिखाने से पहले उस रात जिन लोगों ने रावलपिंडी की छत से वीडियो बनाए थे, उन लोगों की जुबानी इस हमले की पूरी कहानी दिखाते हैं आपको। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफी ज्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफी हैवी ब्लास्ट हुआ है। ये नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के रावलपिंडी में पड़ता है। यहीं पर पाकिस्तानी एयरफोर्स कॉलेज है। यहीं पर पाकिस्तान के बड़े नेताओं और सेना के आला अधिकारियों के इस्तेमाल में आने वाले प्लेन खड़े रहते हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आप हमले से पहले और हमले के बाद की सूरत इसमें देख सकते हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर ट्रांसपोर्ट विमान इसी एयरबेस पर रखे जाते हैं। इसे निशाना बनाकर भारत ने यह बता दिया कि पाकिस्तान के बेहद सुरक्षित सैन्य अड्डे भी हमारी रेंज में हैं। बताया जा रहा है कि नूर खान में 2 मोबाइल कंट्रोल सेंटर नष्ट हुए, जो कमांड और कंट्रोल संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ विमानों को भी यहां पर नुकसान पहुंचा। नूर खान एयरबेस पर हुई भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान इतना सहमा हुआ है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई हैं कि वो अब अपना सैनिक मुख्यालय यहां से शिफ्ट करके इस्लामाबाद ले जाने की दिशा में काम कर रहा है। ये जो बड़ी सी दीवार अभी आप देख रहे हैं, ये रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस की दीवारें हैं। इन्हीं दीवारों के उस तरफ पाकिस्तान को मिली करारी मात के सबूत कैद हैं। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर हमले की बात कबूली है। इसके अलावा उस रात भारत ने कुल 11 एयरबेस को टारगेट किया था। इस बात को भी धीरे धीरे ही सही लेकिन पाकिस्तान स्वीकार रहा है। नूर खान एयरबेस, स्कार्दो एयरबेस, मुरीद, सरगोधा, लाहौर, रफीकी, रहीम यान खान, पसरूर, चुनिया, जैकोबाबाद, सुक्कूर, भुलारी, कुल 11 एयरबेस और 2 मिलिट्री स्टेशन पर भारत ने हमले किए थे और पाकिस्तान की सेना और सरकार को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रक्षा एक्सपर्ट अब ये खुलेआम मानने लगे हैं कि अगर भारत को कुछ और वक्त मिल गया होता तो फिर पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाता, वहां पर कुछ बचता ही नहीं। कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते। लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वॉज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए और मेरा ख्याल है निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियाँ होती हैं। अंदर आपको हकीकत पता होती है कि आप बार बार अमेरिका को भी यूज़ नहीं कर सकेंगे और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकेंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि बहुत देर तक हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारे रिलेटेड जो है गंद नहीं होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। हाँ, अब वो खुद पैदा कर लें, अगर वो खुद को ही कल कोई चीज़ पैदा कर लें हमें ठोकने के लिए, सजा सुनाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी साइड को अच्छी तरह से समझ आ गई है, वो कहानी और सुनाई जा रही है, असल हकीकत जो है वो और है। मोहित पीरजादा को आपने गौर से सुना। उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान की जनता को वहां की सरकार और सेना सही जानकारी भले ही ना दे रही हो, लेकिन लोग सब कुछ सच जान रहे हैं। पाकिस्तान अब खुद सच्चाई कबूल कर रहा है। हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत अब नहीं रह गई। पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान के गर्व का प्रतीक बताया और साफ कर दिया कि कैसे हिंदुस्तान के वीर जवानों ने पहलगाम का बदला ले लिया है। मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगाम के हमले का बदला
जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की। और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था। उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनके ड्रोन हमले का बदला लिया, उनके एयरबेस को नेस्ता नाबूद कर दिया। जब हमने सिर्फ आतंकी हमलों पर ही, आतंकी अड्डों पर ही हमला किया था, फिर भी 8 तारीख को पाकिस्तान की सेना ने हमारी निर्दोष जनता पर कच्छ से लेकर कश्मीर तक पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मगर मोदी जी के समय में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल्स भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया, एक भी ड्रोन उनका भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया। 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को समाप्त करने के बाद जब एक भी हमला भारत को नुकसान पहुंचाने के में सफल नहीं हुआ, पाकिस्तान की सेना अभी सोचती ही थी। और 9 तारीख को हमने 15 जगह पर, ये भी उनके एयरबेस पर, उनकी जनता को कोई नुकसान नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद गृहमंत्री पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। गांधीनगर के इस कार्यक्रम से गृहमंत्री ने देश की सेना को सलाम किया और यह बता दिया कि मिलिट्री ऑपरेशन की दुनिया में जब जब चर्चा होगी, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर होगा। आज मैं इस मंच से तीनों सेना के जवानों को, भारत की जनता और विशेषकर मेरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मन पूर्वक सलाम करना चाहता हूं कि आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। और हम सब के लिए एक और गर्व का विषय है कि गुजरात के ही सपूत, भारत माता के सपूत, गुजरात और पूरे देश की जनता इस विषय पर भी गर्व कर रही है कि एक ऐसा नेता भारत माता की कोख से जन्मा जिसने भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया, देश को सुरक्षित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो हमारी माताओं बहनों के सम्मान में किया। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। परसों विदेश मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान को हमने पहले ही बता दिया था कि हम उसके आतंकी ठिकानों को नहीं छोड़ेंगे। हम मिलिट्री को टारगेट तो नहीं करेंगे, लेकिन आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। बावजूद इसके पाकिस्तान नहीं माना। अब इस बयान को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है, हमारी कार्रवाई की जानकारी शुरुआत में पाकिस्तान को देना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। 2 सवाल उन्होंने पूछे हैं।
इस बात के लिए किसने अधिकृत किया? और राहुल गांधी अगला सवाल पूछते हैं, इसकी वजह से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? राहुल गांधी ने जिस बयान को लेकर सवाल उठाए हैं वो बयान हम आपको सुनाते हैं। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. राहुल गांधी के सवाल उठाए जाने के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये शुरुआत से पहले की बात है। तथ्यों को गलत तरीके से सामने रखा गया है। जनहित में आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है हथियारों से जंग जीती जा सकती है, राजनीति से सत्ता पाई जा सकती है, लेकिन कूटनीति से देश जीते जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत की शौर्य गाथा के साक्षात दर्शन किए। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह कर पाकिस्तान को बेनकाब किया और अब इस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की मुहिम शुरू हो गई है। आज सुबह संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें पक्ष विपक्ष के 7 सांसदों के नाम दर्ज हैं। पहले नंबर पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम है। उनके बाद बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय कुमार झा, बीजेपी के बैजयंत पांडा, डीएमके की कनिमोझी, एनसीपीएस की सुप्रिया सुले और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे का नाम है। दरअसल ये वो 7 सांसद हैं जो 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की कमान संभालेंगे। 7 नामों में पहले नंबर पर मौजूद शशि थरूर पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। उस पर आगे विस्तार से हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले डेलीगेशन भेजने की कूटनीति को डिकोड करते हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के कप्तानों के बयान से शुरुआत करते हैं, जिनकी अगुवाई में भारत पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने वाला है। भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान अगर अपनी धरती से भारत में आतंकवादियों को भेजता है, उनको पेट्रोनाइज करता है, तो सख्त कार्रवाई होगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री का संदेश है, पानी और खून साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टॉक साथ नहीं होगा, तो दुनिया को बहुत बड़ा संदेश है। आतंकवाद एक नासूर है, पूरी दुनिया को आज परेशान करता है। दुनिया में जा करके ये बताना कि ये जो टेररिस्ट है वो नॉन एक्टर्स नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है। पाकिस्तान की सरकार के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ ये आतंकवाद है और दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका कहीं न कहीं एक लिंक, उसका जड़ पाकिस्तान में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दुनिया को बताना। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ, जिस तरीके से टेररिस्ट छावनियों पर हमला किया भारत ने और उनको मिटाने का काम किया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। तो हमारा स्टैंड जिस प्रकार से हम जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसके खिलाफ हम कैसे लड़ रहे हैं, और ये टेररिज्म सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, ये आजू बाजू के देशों में भी जो है टेररिज्म यहाँ से जा रहा है, ये भी बताने का काम हम लोग पूरे दुनिया को करेंगे। सांसदों का ये डेलीगेशन अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और गल्फ देशों का दौरा करेगा। टीम के सदस्य आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों जरूरी था, ये दुनिया को समझाएंगे। अभी सिर्फ डेलीगेशन के नेतृत्व करने वाले 7 सांसदों के नाम सामने आए हैं। किस डेलीगेशन में कौन कौन सांसद होगा, कौन सा डेलीगेशन कहां पर जाएगा, यह तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। हालांकि एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शशि थरूर के नेतृत्व वाले भारतीय सांसदों का डेलीगेशन अमेरिका जाएगा। थरूर की टीम में एलजेपीआर के सांसद शांभवी चौधरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सरफराज अहमद, टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, टीडीपी के सांसद जीएम नरेश, बीजेपी के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और भुवनेश्वर कलिता, ये दोनों लोग, और शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू और न्यूयॉर्क में डिप्टी काउंसिल रहे वरुण जैफ जैसे गैर राजनीतिक नाम भी टीम थरूर का हिस्सा हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने सेहत का हवाला देकर खुद का नाम वापस ले लिया है। हालांकि कप्तान शशि थरूर का जोश पूरी तरह से हाई है। It's all to do with
what our country has been through in recent times and the need for us to present a united front. Certainly something which, to my mind, is a good reflection of national unity at a time when unity is important. अमेरिका में टीम थरूर मोर्चा संभालेगी तो बाकी देशों के लिए भी दूतों की टीम तैयार कर दी गई है, जिसमें विदेश मामलों की जानकारी रखने से लेकर तेज तर्रार वक्ताओं की फौज और साथ ही धर्मनिरपेक्षता का संदेश भी शामिल रहेगा। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के एक्शन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी भारत की मजबूत आवाज बनकर उभरे। पूरे देश में उनकी तारीफ हुई। विदेशों में जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का वो भी हिस्सा हैं जिन्होंने उड़ान भरने से पहले ही पाकिस्तान को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रेलर दे दिया है कि वो किस तरह से दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को जलील करने वाले हैं। साथ में अनुराग ठाकुर से लेकर सुप्रिया सुले और मनीष तिवारी जैसे सांसदों की फौज होगी। अब सवाल है कि इस डेलीगेशन को भेजने से भारत को हासिल क्या होगा। तो इसके मकसद दो हैं। पहला तो ये कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के जरिए भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के मजबूत संदेश को दुनिया में लेकर जाएगा, और दूसरा यह है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और मजबूत दृष्टिकोण को दुनिया के मंच पर रखा जाएगा। युद्ध मैदान में परचम लहराने के बाद अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीति की बिसात बिछा रहा है। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकाने तबाह किए, जिसमें जैश ए लश्कर का सरगना मसूद अजहर का ठिकाना भी था। खुद आतंकी मसूद अजहर ने अपने कुनबे के 14 लोगों के मारे जाने की बात कबूल ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें आम नागरिक बताकर करोड़ों की मदद देने का ऐलान किया। खुद भीख मांगकर पेट भर रहा पाकिस्तान आतंकवादियों पर उधारी का पैसा न्योछावर कर रहा है। दुनिया के सामने पाकिस्तान के कई ऐसे चेहरे सामने लाने की तैयारी हो गई है, जिसे भारत की 7 टीम जमीन पर अब उतारनी जा रही है। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के भ्रम में फंसी दुनिया की दुविधा भारत खत्म करने की कोशिश में है। बुद्ध के देश ने दुनिया को शांति का संदेश दिया है, और बुद्ध का यही देश आतंक के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई करने जा रहा है। ट्रेलर 12 मई को पीएम मोदी के राष्ट्र संबोधन में ही सामने आ चुका है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। प्रधानमंत्री की ये बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं कि अगर ये युग युद्ध का नहीं है तो ये युग आतंकवाद का भी नहीं है, और आतंकवाद का जो जड़ है, जो जननी है, उसके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, और दुनिया भर का उसमें साथ चाहिए। भारत में बहुदलीय संसदीय लोक प्रणाली है, लेकिन जब जब देश मुश्किल दौर से गुजरा है, हमारे राजनीतिक दल, विचारधारा,
धर्म और जाति का भेद छोड़कर एकजुट हुए, भारत की अखंडता और धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण दिया। 2008 में मुंबई हमलों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी आतंकवादी हमलों में पाकिस्तानी लिंक जुड़े होने से दस्तावेजों के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के डेलीगेशन को विदेश भेजने का फैसला लिया था। साल 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भेजा था, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद जैसे नेता भी शामिल थे। इसी का जिक्र एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में किया था। जो कुछ उन्होंने कहा था उसे आज पूरे देश को जरूर सुनना चाहिए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। अब इस डेलीगेशन के जिस चेहरे पर सबसे बड़ा विवाद छिड़ा है उस पर आ जाते हैं, जो मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। किसी नेता के लिए पार्टी बड़ी होनी चाहिए या फिर देश, तो यकीनन हर कोई यही कहेगा कि देश। लेकिन आतंकिस्तान के खिलाफ पोल खोल अभियान में केंद्र सरकार ने शशि थरूर को अगवा क्या बनाया, कांग्रेस के अंदर इस पर कोहराम मच गया है। शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन युद्ध काल में पार्टी हित से कहीं ऊपर देश हित होता है। और वैसे भी शशि को किसी दायरे में बांधना कहां संभव है। संस्कृत शब्द शशि का हिंदी में अर्थ होता है चांद, और चांद तो सबका होता है, कुछ लोग इस तरह की बातें कहते हैं। ठीक इसी तरह सांसद शशि थरूर भी मौजूदा हालात में किसी पार्टी विशेष के नहीं बल्कि समूचे देश के हैं। चांद की चटकीली चांदनी पर किसी एक का एकाधिकार कैसे हो सकता है, इस पर हर किसी का अधिकार है, खासकर मौजूदा सूरत हाल में जब दुनिया भर में पाकिस्तान का पर्दाफाश करना जरूरी है। तब विद्वान वक्ता, बुद्धिमान राजनेता और विदेश मामलों के विशेषज्ञ सांसद शशि थरूर पर पूरे देश का विशेषाधिकार है। दुनिया भर में सबूतों के साथ आतंकी मुल्क पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने जिन 7 सांसदों की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं, उनमें पहला नाम शशि थरूर का ही है। क्या इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर यह विशुद्ध रूप से विद्वता का सम्मान है? जनहित में आप पूरा सच खुद ब खुद समझ जाएंगे। अभी आप सरकार की ओर से मिले इस सम्मान पर शशि थरूर की पहली प्रतिक्रिया सुनिए। It's a very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I've always said that when my services are required by the nation, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which to my mind is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above everything else. बहुत ही सधा हुआ जवाब शशि थरूर की ओर से दिया गया है। शशि थरूर ने भ्रम की कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। इसमें राजनीति रत्ती भर भी नहीं है, देश हित सबसे ऊपर है। फिर भी केंद्र सरकार की ओर से जारी सूची में शशि थरूर का नाम कांग्रेस को पसंद नहीं आया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को इस सूची पर ताज्जुब हो रहा है। उन्हें सरकार की मंशा पर संदेह है। जयराम रमेश को इसमें सरकार का खेल दिखाई दे रहा है। उन्हें इसमें अवसरवाद की राजनीति दिखाई दे रही है। जयराम रमेश ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन शशि थरूर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में होने और कांग्रेस के होने में जमीन आसमान का फर्क है।
उनके मुताबिक सुझाए गए नामों को दरकिनार कर अपनी मर्जी से सरकारी प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेताओं का चयन बेईमानी है। हालांकि जयराम रमेश ने ये सारी बातें ऑफ कैमरा कही, लेकिन कुछ बातें उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी सार्वजनिक कर दी हैं। उनके मुताबिक कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता से बात की। कांग्रेस से 4 सांसदों के नाम पूछे, जिन्हें पाकिस्तानी आतंकवाद पर भारत के रुख को बयां करने के लिए विदेश यात्रा पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल करना था। 16 मई की दोपहर तक नेता विपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को 4 नाम बता दिए। आनंद शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री, गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन सांसद राज्यसभा, राजा बराड़ सांसद लोकसभा। लेकिन सरकार ने जो लिस्ट जारी की है उसमें ये नाम तो नदारद थे, जबकि कांग्रेस की ओर से सुझाए गए नामों से इतर शशि थरूर का नाम जरूर शामिल हो गया, और वो भी पहले नंबर पर। इस पर कांग्रेस आलाकमान को ऐतराज है। जयराम रमेश ने नाराजगी जताने में कोताही भी नहीं बरती, लेकिन शशि थरूर के राज्य यानी कि केरल की कांग्रेस इकाई ने केंद्र सरकार पर तंज कस दिया। पार्टी की प्रदेश इकाई के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता खो दी है। ऐसे में देश को एक ऐसी आवाज की जरूरत है जो सम्मान के हकदार हो। केरल कांग्रेस ने तंज भरे अंदाज में एक और अपने नेता को चुनने के लिए सरकार की सराहना की, तो दूसरी ओर इसे बीजेपी में प्रतिभा की कमी का नतीजा भी करार दिया। जाहिर है कांग्रेस के राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व में ही भ्रम की स्थिति है। अब इस पर बीजेपी ने कैसे शशि थरूर के बहाने विपक्ष पर जुबानी चोट की है, उसे भी सुनिए। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये दुनिया के देशों को समझाने के लिए डेलीगेशन जा रहा है, तो ये तो राजनीति का विषय ही नहीं है। कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसे मामलों में। कांग्रेस पार्टी को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है। एक तरफ तो केरला कांग्रेस थरूर जी के बखान कर रही है, दूसरी तरफ मेन कांग्रेस थरूर जी को ही साइडलाइन कर रही है। ये कांग्रेस में चल क्या रहा है? एक्चुअली ऐसा है, शशि थरूर जी बड़े विद्वान आदमी हैं, वो भी एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। जब देश की भी बात आती है तब देश के ऊपर अपनी राजनीति करने के लिए तुर्की पे चुप बैठे हैं। शशि थरूर जैसे नेता का विरोध कर रहे हैं, चिदम्बरम जैसे बड़े नेता का विरोध कर रहे हैं। ये मानसिकता कभी भी अपना देश स्वीकार नहीं करेगा, और कांग्रेस की जो आज हालत हुई है तो जीरो पे आने के कगार पे, उसका कारण ये प्रकार की मानसिकता है। अब जरा सोचिए, कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर पर कांग्रेस और बीजेपी में ठन गई है, इस मुद्दे पर बन नहीं रही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक कांग्रेस के शशि थरूर ने जबरदस्त राष्ट्रवादी रुख दिखाया है। वैसे तो हर सियासी दल आतंकवाद के खिलाफ अभियान में एकजुट नजर आया, लेकिन कांग्रेस वक्त बेवक्त मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही। लेकिन थरूर अपने रुख से टस से मस नहीं हुए। वो विपक्ष के सांसद होकर भी सरकार के साथ मजबूती से डटे रहे। ऐसे में कांग्रेस के अंदर खाने उन पर लक्ष्मण रेखा लांघने के आरोप भी लगाए गए, लेकिन थरूर अपनी बातों से इधर से उधर नहीं हुए, अडिग रहे। थरूर साहब ने ऐसा स्टेटमेंट कहकर, वो उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है। I spoke as an Indian and I never pretended to speak for anyone else. I'm not a spokesman of the party. I'm not a spokesman of the government. अब मैं आपको 22 अप्रैल यानी पहलगाम नरसंहार से लेकर अब तक शशि थरूर के बयानों के कुछ नोट्स दिखाती हूं, जिन्हें देखकर सचमुच आपको इस नेता पर गुरूर होगा। अब कांग्रेस पार्टी ने कई सवालों को जन्म क्यों दिया, ये कांग्रेस से जाने। फिलहाल आप देखिए, पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि इसका कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए, जवाबदेही बाद में तय की जा सकती है। आतंकी हमले को टालने में नाकामी के आरोपों पर उन्होंने सरकार का बचाव किया और कहा कि कोई भी देश 100% फुल प्रूफ खुफिया व्यवस्था नहीं कर सकता। इसका उदाहरण इजराइल है। पाकिस्तानी आतंकी अड्डों के खिलाफ कार्रवाई पर शशि थरूर ने कहा, सरकार ने ठीक किया है, ऐसा करना जरूरी था। इस समय देश को एकजुट होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा, मैं ऑपरेशन के नाम से लेकर ब्रीफिंग में दुनिया के सामने इसे पेश करने के तरीके तक हर चीज से बेहद प्रभावित हूं। पाकिस्तान से युद्ध विराम पर थरूर ने कहा, भारत कभी भी दीर्घकालिक युद्ध नहीं चाहता था। भारत आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए युद्ध चाहता था और वो सबक सिखाया गया है। आतंकवाद के खिलाफ सरकार के रुख पर उनकी ओर से कहा गया, मैं सरकार के फैसले का 100% समर्थन करता हूं और अब
विदेशी दौरे पर जाने वाले केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने पर थरूर ने जो कहा, उसे देश के एक एक नेता को बार बार सुनना, पढ़ना और समझना चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि जब राष्ट्रीय हित की बात हो और मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मैं कभी भी पीछे नहीं रहूंगा। But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. Sometimes you succeed, sometimes you don't. That India never wanted a long-term war. What India wanted was, indeed, to teach the terrorists a lesson. Today, what they have done is a fitting response. Never pretended to speak for anyone else. I'm not a spokesman of the party. I'm not a spokesman of the government. Whatever you agree or disagree with what I said, blame it on me individually. अब सवाल यह है, क्या शशि थरूर की तारीफों की वजह से ही सरकार ने उन्हें विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का चेहरा बनाया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच यह है कि वो विदेश नीति के बड़े जानकार हैं। शशि थरूर की बोलने की कला और उनकी अंग्रेजी भाषा बेमिसाल है। सिर्फ 22 साल की उम्र में थरूर ने पीएचडी कर ली थी। वो अब तक 25 किताबें लिख चुके हैं। 1978 से 2007 तक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। संयुक्त राष्ट्र में उनकी अंतिम जिम्मेदारी अपर महासचिव की थी। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2009 से ही वो तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के टिकट पर लगातार चौथी बार के लोकसभा सांसद हैं। यूपीए सरकार में वो विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2024 में उन्होंने बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर को हराया था। 2022 में शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था। 2020 में कांग्रेस के कामकाज से नाखुश 23 वरिष्ठ नेताओं में शशि थरूर का नाम भी शामिल था। फिलहाल वो लोकसभा में विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। साथ ही बड़ी बात यह भी है कि थरूर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के संस्थापक भी हैं। और पूरा भारत ये उम्मीद कर रहा है कि ये जो प्रतिनिधि मंडल अब विदेशों में जाकर हिंदुस्तान का पक्ष रखेगा, पाकिस्तान को बेनकाब करेगा, उसमें उनको पूरी कामयाबी मिले ताकि इस आतंकवादी देश का हम हिसाब बराबर कर सकें। और अब आज का जनहित मंत्र। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि कोई भी काम शुरू करने के पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछें। आप ये काम क्यों कर रहे हैं? इसका परिणाम क्या होगा? और क्या आप सफल हो पाएंगे? इन सवालों के संतोषजनक जवाब खुद को मिल जाएं, तभी आगे बढ़ने का आप फैसला लें, क्योंकि उसी में सफलता सुनिश्चित होगी। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।